हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव पांडे और स्वागत है आपका एक और बिल्कुल नई वीडियो में। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गेट एग्ज़ाम, जिसका आगे फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो क्या है गेट एग्ज़ाम, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं? इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप कौन कौन से बेनिफिट्स जो है ले सकते हैं? तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है गौरव और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके बारे में। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो शुरू करते हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले आपको गेट एग्ज़ाम का एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। तो पोस्टर से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसका मतलब है कि गेट एग्ज़ाम जो है आपका, ये 2025 का एग्ज़ाम है जिसका मैं पोस्टर दिखा रहा हूँ। तो हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट आपका इस एग्ज़ाम को कराता है और यहाँ पर अलग अलग तरह के मेरे साथ ऑडियंस जुड़ी होगी। तो कुछ होंगे जिन्हें गेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट ये डिटेल में नहीं पता होंगी चीज़ें कि क्या आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। कुछ एक आध चीज़ें कहीं से इधर उधर से सुनी होंगी। तो आज आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके अलावा आपको कहीं से और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा कुछ लोग होंगे जिन्हें पता तो होंगे काफ़ी चीज़ें, बट कन्फ्यूजन्स कई सारे रहते हैं, तो सारे कन्फ्यूजन्स भी आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और कई लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, गेट एग्ज़ाम के बारे में, कि ये कुछ होता भी है। तो ये सभी तरह की ऑडियंस के लिए है। हर तरह के बच्चे आप यहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो कंप्लीट। और टाइम स्टैम्प में दे दूंगा जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसी को जाकर आप देखिएगा। तो सबसे पहले क्या है गेट एग्ज़ाम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन से लेवल पर हो रहा है। ये बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ध्यान देना, ये सिर्फ आप ये नहीं मैं कह सकते कि बीटेक के बाद ये एग्ज़ाम देते हैं, है नहीं। तो ये ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है। अब क्या आपने बीटेक किया है, आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीए किया हुआ है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, सब बात करेंगे। उससे पहले अगली लाइन ध्यान से पढ़ना। गेट नाम में तो इसके लिखा हुआ था टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ओके, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, बट ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। ये इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और ये 30 सब्जेक्ट्स में होता है। टोटल 30 सब्जेक्ट्स इस बार के आपके गेट एग्ज़ाम में है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप ये लिस्ट सारी देख सकते हो। ये इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये आपके उसके अलावा साइंस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, ये वो सारे स्ट्रीम्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी आप बहुत सारे और एग्ज़ाम्स देख सकते हो। ये आपके पास ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और ये आपके पास बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर स्कीम है। इसको अगर हम देखें तो मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगा क्या है। तो ओवरऑल ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं गेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, कंडक्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, 7 आईआईटीज़ और एक आईआईएससी। तो ये 8 इंस्टीट्यूट मिलकर इसको कराते हैं। मिलकर एक साल नहीं कराते, अलग अलग साल अलग अलग इंस्टीट्यूट। जैसे इस बार आईआईटी रुड़की कराएगा, लास्ट ईयर आईएससी बेंगलोर ने कराया था, उससे पहले आईआईटी कानपुर ने शायद कराया था। तो इस तरह से अलग अलग सब इंस्टीट्यूट इसको कराते हैं। और ये सब्जेक्ट्स हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आता है कि आपने बीटेक किया है, आपने बीएससी, एमएससी कुछ भी किया हुआ है, क्या आप गेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहला, इंजीनियरिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। साइंसेज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी है, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। और हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी एग्ज़ाम होता है। तो आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़ के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए गेट 2025 में एलिजिबिलिटी दी हुई है। अ कैंडिडेट हु इज़ करेंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ध्यान देना, यहाँ पर अभी के लिए इसको बीटेक ही समझो, डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। हु हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन गेट 2025 एग्ज़ाम। अब आपने या तो कोई ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम किया हो, या आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, या हायर ईयर में हो, ठीक है। अब ध्यान देना, कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे बीएससी है, बीए है, ये 3 ही साल के होते हैं। ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, 3 ईयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या करेंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर आपके लिए एप्लीकेबल होगा? जी नहीं।
ये 4 ईयर्स जो प्रोग्राम है उनके लिए एलिजिबल होगा। तो अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में, किसी भी 4 ईयर प्रोग्राम में हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 4 ईयर प्रोग्राम, और इफ़ यू आर करेंटली इन द 3rd ईयर ऑफ दैट प्रोग्राम, यू आर एलिजिबल फॉर द गेट एग्ज़ाम। ठीक है, ये नहीं कि आप 3 साल के बीएससी के 3rd ईयर में हैं और आप गेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, कि अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में, तो आप गेट नहीं देंगे, आप दूसरा एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो क्वालिफाई है ना। एक ख़ास बात, सिर्फ गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको आगे एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की गारंटी नहीं मिलती है। ध्यान देना ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो तो मैं बता दूंगा। अब हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा आप देख सकते हो, आपके पास पूरी एक लिस्ट है कि आप अगर बीई बीटेक कर रहे हैं तो आप कैसे एलिजिबल हैं। यानी आप बीई बीटेक में हैं तो आप यू शुड बी इन द 3rd ईयर और हायर। ठीक है, या पहले से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट हुआ है आपका पहले से तब भी आप एलिजिबल हैं, या अभी आप 3rd ईयर या 4th ईयर में तब भी आप एलिजिबल हैं, इन केस ऑफ बीई बीटेक बी फार्मा। ठीक है, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर अगर आप इसमें, और आर्किटेक्चर में अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो 3rd ईयर और हायर। तो इसी तरह से आपकी सारी ये लिस्ट है। अब ध्यान दो, बीएससी रिसर्च है यहाँ पर, ये प्लेन बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ईयर प्रोग्राम है, बीएससी रिसर्च पोस्ट डिप्लोमा, और 4 ईयर्स आफ्टर 10+2। तो मैंने जैसा पहले बताया, 4 ईयर प्रोग्राम के अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी प्रोग्राम्स हैं। अब देखिए, एमएससी एमए में अगर आप हैं तो आप 1st ईयर, या फिर आपने एमएससी पहले से किया हुआ है, आप एलिजिबल है एमएससी एमए या एमसीए। ठीक है, तो ध्यान देना, बीएससी एमएससी में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बीएससी 3 ईयर बीएससी के बाद आप गेट एग्ज़ाम नहीं दोगे। 4 ईयर बीएससी के 3rd ईयर या 4th ईयर में हो, या आपने 4 ईयर बीएससी ऑलरेडी कर लिया तो आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो, या आपने बीएससी के बाद एमएससी किया हुआ है, या एमएससी 1st ईयर में भी आप एनरोल हो तो भी आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अभी बीएससी की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इंटीग्रेटेड एमएससी, हाँ, अब एक एलिजिबिलिटी, बीएससी बीए बीकॉम। अब ये डिपेंड करेगा, आप किसी भी साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की ब्रांच में हैं तो आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एमटेक के लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, आप इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पर जाके चेक करना। तो ये एलिजिबिलिटी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग मिलेगी। एमटेक के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, एग्ज़ाम कॉमन है, गेट एग्ज़ाम कॉमन है। उसके बाद आप मास्टर्स में जा रहे हैं, उसके बाद आप पीएचडी में जा रहे हैं, या उसके बाद आप जॉब के लिए जा रहे हैं। आप मास्टर्स में भी जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं, एमटेक में जा रहे हैं, एमए में जा रहे हैं, एमएससी में जा रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम में आप जा रहे हैं, और उस स्ट्रीम में भी जा रहे हो तो कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, क्या आप किसी आईआईटी में जा रहे हो, आप किसी एनआईटी में जा रहे हो, कौन सी आईआईटी में जा रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज ऑल क्राइटेरियाज आपके जो एलिजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं आगे चेंज हो जाएगी। ये कॉमन एलिजिबिलिटी का आपको चार्ट दिया हुआ है, सिर्फ इसके बेस पर जज नहीं करना आप कौन से प्रोग्राम में आगे जाना चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बीएससी 3rd ईयर में हो, जी हाँ मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, आई एम एलिजिबल और अब मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँगा, नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम और डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी वुड चेंज। ठीक है, आपको चेंज हो जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे अपने पास, तो कैसी मार्किंग स्कीम रहती है उसके बारे में बताता हूँ। आपके पास 3 टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट आपके पास है एमसीक्यू, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एनी वन ऑफ देम विल बी करेक्ट, कोई एक आंसर सिर्फ करेक्ट होगा। एमएसक्यू होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। ध्यान देना, ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा करेक्ट हो। एमएसक्यू में भी कई बार सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है, बट वो कैटेगरी एमएसक्यू में दे देता है। ठीक है, वहाँ पर आप एक से ज़्यादा आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, और चार के चार भी सही हो सकते हैं एमएसक्यू में। डिफरेंस क्या है, एमसीक्यू में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, येस देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यूज़, बट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएसक्यूज़, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यूज़ 2 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। एमसीक्यू 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, दोनों होते हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यू 1 मार्क्स के होंगे, थोड़ा टफ होंगे तो वो 2 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, जो 1 मार्क्स के हैं उनमें -1/3 हो जाएगा, जो 2 मार्क्स के हैं उसमें -2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.33 और 0.67 रिस्पेक्टिवली। तीसरा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शंस नहीं होंगे, यू हैव टू टाइप यूर आंसर मैन्युअली। जैसे ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आपके पास वहाँ पर एक बॉक्स दिया रहेगा, बॉक्स में आपको मैन्युअली कीबोर्ड से आंसर को टाइप करना होगा।
और जितने मार्क्स का होगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। और इसका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आप। तो जैसे एमसीक्यू का एग्जाम्पल दिया है, विच इंस्टीट्यूट इज़ ऑर्गेनाइजिंग गेट 2025, तो IIT रुड़की करा रहा है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सिर्फ ए को टिक कर सकते हो। अगर आपने ए के अलावा किसी और को किया तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, और 1 मार्क्स का होगा तो -1/3 हो जाएगा, 2 का होगा तो 2/3 माइनस। एमएसक्यू में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक या एक से ज़्यादा ही सही होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब, अब ध्यान देना एमएसक्यू कैसे वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट्स है इंडिया के, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और चेन्नई। चेन्नई स्टेट नहीं है, तो ए बी सी सही आंसर होंगे। ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में ए बी सी सही आंसर है, आपने ए और बी को टिक किया, सी को नहीं किया, ये मत समझना कि पार्शियल मार्किंग आधा तो मिल ही जाएगा, नहीं। जितने हैं उतने ही टिक करने होंगे। ए बी सी सही है तो ए बी सी को ही टिक करना होगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। कोई एक्स्ट्रा कर दिया या एक छूट गया तो 0 मार्क्स, ठीक है। यानी आपने बी और सी सपोज टिक कर दिया, ए को नहीं किया, तो ये मत सोचना कि आधा तो मिल ही जाएगा, तो 0 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल में तो सही है तो फुल, गलत है तो अब मार्किंग स्कीम भी आपके सब्जेक्ट वाइज चेंज हो सकती है। जैसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर के कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग स्कीम देख सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड ये तो सब में सेम रहता है, ठीक है। ये हर हर आपके पास हर एक सब्जेक्ट में आपके पास जनरल एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, आपका मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास, आप इसको डिटेल में स्क्रीनशॉट लेके, या आपको IIT या आपको गेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में कर रहे हो तो 15 मार्क्स का तो एप्टीट्यूड है, बाकी 15 का फिर रीजनिंग आ जाएगा। ऐसे इंजीनियरिंग में हो तो 15 का एप्टीट्यूड है, बाकी 15 का मैथमेटिक्स आ जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये आप अकॉर्डिंगली चेक कर लेना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब सॉरी लाइफ साइंसेज में। देन इसके बाद अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है, कि आप गेट एग्ज़ाम क्यों देना है आपने, गेट ही क्यों, कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल पर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमने देख लिया 30 सब्जेक्ट्स में हो रहा है, तो क्या फ़ायदा है। सबसे पहला, सबसे मेन बेनिफिट जिसके लिए मोस्ट टैकीज इस एग्ज़ाम को देते हैं, दैट इज़ द PSU जॉब्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जहाँ पर गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज़ है वहाँ पर जो बीटेक के बाद गेट का एग्ज़ाम देते हैं, आप अगर क्वालिफाई करते हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर दोज जॉब्स। अब डायरेक्ट आप एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी वहाँ पर, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आपको देन गेट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। कई जगह हो सकता है कोई रिटर्न भी ले ले, ठीक है, बट यू आर एलिजिबल फॉर दोज वैकेंसीज ओनली इफ़ यू हैव क्लियर्ड गेट। ऑलराइट, तो अब कौन कौन से PSUs हैं, ये कुछ PSUs हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक सलाह मैं दूंगा आपको, देखो यहाँ पर बहुत सारे PSUs लिखे हुए हैं, BSNL है नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद BHEL है, गेल है, ठीक है, ONGC है, OPGC है, बहुत सारे हैं। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे सर्च करना PSUs लिस्ट, और आपको सारी गवर्नमेंट की जितने जितने भी PSUs हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लिस्ट प्रोवाइड आपको मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। ये लिंक है, इसके थ्रू भी आप जाकर उस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। अब हर एक PSU पर जाकर आप वैकेंसीज चेक कीजिएगा कौन कौन सी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी कवर्ड नहीं है। तो ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो, कि कई बार ऐसा होता है किसी PSU में वैकेंसी निकली हुई है हमें पता ही नहीं चला, तो आप हर एक की वेबसाइट पर जाकर ऐसे चेक कर सकते हो। वहाँ पर सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, सब ने अपने अपने सेट किए रहेंगे। गेट स्कोर इतना चाहिए अपने को इंटरव्यू कराना है कि पेपर कराना है, टेस्ट कराना है, क्या कराना है, वो सब इनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। बस गेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स, ठीक है। देखो लिखा भी है कि सिर्फ गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब नहीं है कि आप जो है मिल जाएगी जॉब, उसके बाद आपको जो है फर्दर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सपोज़ आपको जॉब नहीं मिली तो आपके पास क्या और भी ऑप्शन हैं। जी हाँ, आप मास्टर्स कर सकते हो। बीटेक के बाद गेट क्वालिफाई करने के बाद पीपल यूजुअली ज्वाइन फॉर MTech, ठीक है, इन दी IITs NITs और IISc बेंगलोर। और उसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ दे आर टेकिंग
नहीं, एडमिशन्स बेस्ड ऑन द गेट एग्ज़ाम, बट मोस्टली IITs NITs NISC यहाँ पर आप जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो एमटेक सबसे, यानी जो बीटेक के लिए जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो दैट इज़ एमटेक, ठीक है। गेट एग्ज़ाम के बाद जहाँ पर बच्चे जाते हैं तो एमटेक या फिर एमए। अब डिफरेंस क्या है, एमटेक इज़ फॉर इंजीनियर्स, एमए इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़, मास्टर इन आर्ट्स। अब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स एमए के अलग अलग कोर्सेज लाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश यानी लिंग्विस्टिक्स एंड उसके अलावा, ठीक है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सीट अवेलेबिलिटी और गेट स्कोर, जो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी के लिए IIT मद्रास गेट बेस पर लेता है डेवलपमेंट स्टडीज़, इंग्लिश यानी लिंग्विस्टिक्स, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में। एंड देन आप अदर IITs में, फॉर एग्ज़ाम्पल IIT इंदौर में मैं बात करूँ अगर, तो IIT इंदौर में MSc इन रिसर्च करके एक प्रोग्राम है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। MA इन रिसर्च के लिए आप अप्लाई कर सकते हो IIT बॉम्बे में और IIT गुवाहाटी में, ठीक है। तो MA इन रिसर्च करके प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो। और MSc के लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब MSc जैसे IIT आपका IIT जोधपुर है, वो MSc इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ करके कोर्स है, ठीक है। तो इस तरह के कोर्सेज आपको MSc में मिल जाएंगे, बट MSc के लिए गेट एग्ज़ाम नहीं देना है। MSc अगर आप लाइफ साइंसेज या फिजिकल साइंसेज में देना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए गेट एग्ज़ाम नहीं देना है, वहाँ के लिए आपको देना होता है JAM एग्ज़ाम, IIT JAM, ठीक है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। ये MSc के लिए होता है। MSc के लिए गेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आध कोर्स है MSc के जो गेट एग्ज़ाम मांगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया IIT जोधपुर के जैसे प्रोग्राम्स हैं, वो भी ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के हैं। उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में मांगते हैं तो आपको इंडिविजुअल उन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। अदरवाइज़ MSc के लिए यू हैव टू गो थ्रू दी IIT JAM एग्ज़ाम, ठीक है। और IIT JAM एग्ज़ाम किन किन सब्जेक्ट्स में होता है उसके लिए मेरे चैनल पर आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप IIT JAM की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अभी रिसेंट वाला जो होने वाला होगा 25 में, या जिस भी ईयर आप दे रहे हो उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। अब डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया। एक और चीज़ का डिफरेंस है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आप गेट के थ्रू मास्टर्स में जाते हैं। तो JAM के थ्रू अगर आप मास्टर्स में जाएंगे तो यू वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ स्टाइपेंड और फेलोशिप, बट गेट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड। और वो स्टाइपेंड जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नहीं मिलता है, वो आपको इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है। तो श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, बट जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, अगर इफ़ दे हैव इनफ फंड्स टू प्रोवाइड यू एन स्टाइपेंड, फंड है उनके पास, पैसा है, तो दे विल गिव यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमटेक में 12,500 या 12,400 समथिंग यू गेट पर मंथ, ठीक है, स्टाइपेंड। MA में सम इंस्टीट्यूट्स गिव, सम डोंट गिव। MA इन रिसर्च में भी यू गेट 12,400। ध्यान देना, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स अवेलेबिलिटी टू दोज इंस्टीट्यूशंस, ओके। बट JAM में आपको नहीं मिलने वाला है, JAM के बाद नहीं मिलता है। BSc आप देते हैं देन यू कैन गिव द JAM एग्ज़ाम। मास्टर्स के बाद आप दे सकते हो, आप जा सकते हो PhD में भी, इफ़ यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड अ मास्टर्स, ठीक है, और आपने गेट एग्ज़ाम निकाला, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर PhDs। अब PhD के लिए आप एलिजिबल तो हैं, बट नेट में और गेट में क्या फ़र्क है फिर? देखिए, फ़र्क ये है कि जो नेट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है या UGC, ठीक है, वो कंडक्ट कराता है UGC। तो अगर आप नेट एग्ज़ाम के थ्रू PhD में एडमिशन लेते हैं, नेट एग्ज़ाम के थ्रू मतलब नेट JRF, नॉट जो नीचे की दो कैटेगरीज हैं प्लेन, जो टॉप मोस्ट लेयर आपकी नेट एग्ज़ाम के बाद निकलती है, नेट JRF वाली, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो फेलोशिप आपको मिलेगी अगर आप नेट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर IITs NITs, इन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं बेस्ड अपॉन नेट JRF, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है। बट गेट एग्ज़ाम के बेस पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जैसा सेम केस मास्टर्स में मैंने आपको बताया कि अगर इंस्टीट्यूट्स के पास फंड हैं आपको देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। इट इज़ नॉट एन इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि आपको जो है फेलोशिप मिलेगी अगर आप गेट के बाद एडमिशन लेते हैं तो।
समझ रहे हो? क्योंकि गेट में कोई आपको इंस्टीट्यूशन बाहर से पैसा नहीं दे रहा है। गेट में आप जहाँ एडमिशन ले रहे हो वही इंस्टीट्यूट आपको पैसा दे रहा है फेलोशिप, जबकि नेट में यूजीसी आपको पैसा दे रहा है। तो कहीं भी आप यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेंगे, आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लोगे बेस्ड अपॉन नेट जेआरएफ, तो आपको फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि वो यूजीसी दे रहा है। गेट में यूजीसी नहीं दे रहा है, ध्यान देना, ठीक है? तो दिस इज़ द डिफरेंस। और अब गेट के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। गेट के बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, गेट और नेट दोनों, तो यू हैव टू गो थ्रू दी प्रोसेसेस, जो इंस्टीट्यूट अपना प्रोसेस रखता है। फॉर एग्जांपल, आईआईटी मद्रास कंडक्ट्स एन इंटरव्यू, आईआईटी कानपुर कंडक्ट्स रिटन टेस्ट इवन आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एंड नेट। ध्यान दो, गेट और नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, आप अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए आईआईटी कानपुर में, वो आपका एक रिटन टेस्ट फिर से लेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हो, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जेएनयू में आप एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पर क्राइटेरिया अलग है, ठीक है? किसी आप आइजर में एडमिशन ले रहे हो, नाइजर में एडमिशन ले रहे हो, क्राइटेरिया अलग है। आईआईएससी में एडमिशन लोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आप चेक कीजिए और आपको एलिजिबिलिटी समझ आ जाएगी, ठीक है? और स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप का मैंने आपको बता दिया कि गेट में आपको मिलती है, किस किस प्रोग्राम में मिलती है। एमटेक में मिलती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, एमएससी में भी मिलती है, अगर आपका गेट के थ्रू एडमिशन है तो, नॉट वो जेएम वाला एडमिशन नहीं, ठीक है? एमएस इन रिसर्च और एमए इन रिसर्च इनमें भी मिलती है, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगी 12,400 इतना मिलेगा। एमए में नहीं मिलेगा। एमए में सेकेंड ईयर के बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है बाद में फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाए, बट अभी के लिए कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे सेकेंड ईयर से मिलता है। फॉर एग्जांपल आईआईटी मद्रास में यू कैन गेट द फेलोशिप फ्रॉम द सेकेंड ईयर, और एमए का प्रोग्राम आपको मोस्टली बहुत सारी आईआईटीज़ में मिल जाएगा। तो कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है, वो किस किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, वो इंस्टीट्यूट अपने लिए कौन सी एलिजिबिलिटी मांग रहा है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हो, इन सब चीज़ों से आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी, आपका फेलोशिप डिसाइड होगा, आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड होगी, ठीक है? आप उस इंस्टीट्यूट में गेट के थ्रू एलिजिबल हैं या नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, वो उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कीजिएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि आप पीएसयू, मास्टर्स, पीएचडी, स्कॉलरशिप ये सब आप ले सकते हो। इसके अलावा फॉरेन में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट बेस पे एडमिशन देती है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है? 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम आई विल क्लैरिफाई देम, बट एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, एंड उसके अलावा 3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एलिजिबिलिटी गेट रखती है अपने वहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब अभी के लिए 4 है, ये चेंज हो सकती हैं, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? तो आप चेक कीजिएगा अपनी तरफ से एक बार कि कौन कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूट्स गेट बेस पे एडमिशन देते हैं अपने वहाँ पे, ठीक है? उनके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होंगे। आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी मांग सकते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है नहीं आती है, बोलनी आती है नहीं आती है, ठीक है? उसके लिए जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जीआरई, जीमेट और आइल्स, इन सब की आपको एलिजिबिलिटी मांग सकते हैं, आपका स्कोर मांग सकते हैं। तो बाहर अगर आप अप्लाई करते हैं बेस्ड अपॉन गेट एग्ज़ाम, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर है। वो बस मैं एक एड ऑन पॉइंट देना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली हम फोकस करेंगे इंडिया में, ठीक है? बाहर के लिए यू कैन चेक द वेबसाइट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस जो एडमिशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यार। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, स्कोर जो आपका होता है गेट स्कोर, मैक्सिमम 3 साल आपका एलिजिबल होगा। फॉर एग्जांपल आपने 24 में क्वालिफाई किया तो इट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, यानी 2027 तक इट विल बी वैलिड। तो तब तक आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हो, यानी आप 2026 में भी कहीं जाकर एडमिशन लेना चाहोगे एमटेक में बेस्ड अपॉन यूर गेट स्कोर ऑफ 2024, तो आपको मिल जाएगा, यानी 3 साल तक वो एलिजिबल होता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जॉब्स में, ठीक है, पीएसयू में एलिजिबल नहीं होता है। जनरली पीएसयूज़ एक ही साल के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी आपने 24 वाले साइकिल में एग्ज़ाम दिया तो आपको उसी साइकिल में जाकर वहाँ पर पीएसयूज़ में अप्लाई करना होगा और एडमिशन लेना होगा। सॉरी, आपको यानी जॉब लेनी होगी, ठीक है? इफ़ यू वांट दैट जॉब, आप ये नहीं कर सकते कि 24 में गेट क्वालिफाई किया, नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसीज निकलेंगी हम जाके उसमें अप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड है। नहीं, पीएसयूज़ की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, कुछ हो सकता है 3 साल भी वैलिड ले लें, ठीक है, बट जनरली मैं बता रहा हूँ 1 ही साल होता है। तो मेक श्योर टू चेक दैट थिंग एज वेल, ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेट एग्ज़ाम। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
मेरे एंड से अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट है आपको, मेक श्योर टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स। और किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, आई विल टेल देम इन डिटेल। हाँ, अभी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में गेट एग्ज़ाम जो है, ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। आई विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन अनदर वीडियो। तो गेट ह्यूमैनिटीज़ के बारे में इफ़ यू वांट टू डिस्कस, आई विल टेल दैट इन अनदर वीडियो। और असिस्टेंटशिप, स्कॉलरशिप, गेट वर्सेस नेट, इसके बारे में भी आई वांट यानी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर दैट। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा गेट वर्सेस नेट के क्या डिफरेंसेस हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। गेट वर्सेस जेम आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोज़ में, सो यू कैन चेक आउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। फीडबैक जरूर दें अपना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।